हाँ जी, नमस्कार। राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और विशेष रूप से मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो आपके समर सिंह जी होते हैं उनके दो पुत्र होते हैं, एक रतन सिंह जी और एक कुंभकर्ण। तो रतन सिंह जी जो होते हैं वो आपके मेवाड़ के यानी कि चित्तौड़ के अगले राजा बनते हैं, और कुंभकर्ण जो होते हैं वो आपके चले जाते हैं नेपाल। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में जाके राणा शाखा को स्थापित करते हैं। किस शाखा को? राणा शाखा को स्थापित करते हैं नेपाल में जाकर। और मैंने आपको बताया था कि जो रतन सिंह जी जो थे ये अंतिम शासक थे मेवाड़ के, जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? रावल की उपाधि धारण की थी। चलिए आज पढ़ते हैं अपन रावल रतन सिंह जी के बारे में। रावल रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। मुख्य रूप से जो रतन सिंह जी का शासनकाल रहा वो आपके 1302 से 1303 तक ही रहा। कारण ये रहा कि जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, जो आपके दिल्ली का शासक होता है उस समय, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 ईस्वी में। और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कई सारे कारण थे। सबसे पहले हम बात करें तो साम्राज्यवादी नीति थी, यानी कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, यानी कि दिल्ली से और चित्तौड़ तक वो अपने साम्राज्य की नींव रखना चाहता था। दूसरे नंबर बात ये थी कि रानी पद्मिनी की सुंदरता, यानी कि जो राघव चेतन नाम का व्यक्ति था मेवाड़ के अंतर्गत यानी कि चित्तौड़ में, वो ब्राह्मण जाके अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है, और उस चीज़ से मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो ये भी एक विशेष कारण हो जाता है। उसके बाद जब आपने वो अभी मूवी आई थी पद्मावती, तो वो आपने देखी हो, तो उसमें राघव चेतन नाम का जो व्यक्ति होता है, अपन उसको ब्राह्मण कहते हैं लेकिन वो ब्राह्मण ना होकर एक तांत्रिक ही था, क्योंकि उसने विश्वासघात किया चित्तौड़ के साथ में। यानी कि वहाँ का जो शासन व्यवस्था थी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं के कारण और इतना बड़ा इतिहास में खामियाजा भुगतना पड़ा चित्तौड़ के इतिहास में खासकर। तो वो जाकर वहाँ पर बताता है अलाउद्दीन खिलजी को कि रानी पद्मिनी की सुंदरता विश्वविख्यात है, और इस तरीके से वो वहाँ पर जाकर उनके बारे में तारीफ़ें करता है। तो इस चीज़ से वो अलाउद्दीन खिलजी प्रभावित होता है और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ में जब वो आक्रमण करता है तो काफ़ी समय तक वो चित्तौड़ के किले को भेद नहीं पाता, क्योंकि चित्तौड़ का मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ का जो किला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, यानी कि 30,000 से लोग उसके अंतर्गत रहते थे उस समय। और उसकी जो प्राचीर है यानी कि दीवारें हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी उसके गेट को तोड़ नहीं पाया और बाहर ही डेरा डालकर बैठा रहा काफ़ी समय तक। तो ऐसा कहा जाता है कि एक समय बाद जब लोगों को लगा कि अब काफ़ी समय हो गया है तो कुछ योजना बनाई जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में संदेश भिजवाता है कि मैं रानी पद्मिनी को केवल दूर से देखना चाहता हूँ और मैं चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करूँगा। तो ऐसी किदवंती है, ऐसा कहा जाता है कि उसको कांच में दिखाया जाता है, यानी कि शीशे में रानी पद्मिनी को दिखाया जाता है। और जब रानी पद्मिनी को उसको दिखाया जाता है तो वो और ज़्यादा प्रभावित हो जाता है रानी पद्मिनी जी से, और प्राप्त करने की इच्छा से वो योजना बनाता है। उस समय तो जब रावल रतन सिंह जी उसको जब चित्तौड़ में बुलाते हैं खाने पर, तो वो धोखे से रावल रतन सिंह जी को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय रानी पद्मिनी जी ने बहादुरी दिखाई थी, और अपने युद्ध कौशल और एक रणनीति के तहत वो दिल्ली जाती हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी जी को प्राप्त करना चाहता था, और इसलिए रतन सिंह जी को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाता है, और फिर रानी पद्मिनी जी को वो दिल्ली के लिए बुलाता है, माने कि आप दिल्ली आइए तभी रतन सिंह जी को छोड़ा जाएगा। तो जब रानी पद्मिनी संदेश भिजवाती हैं कि मैं अपनी दासियों के साथ में आऊँगी, वैसे नहीं आऊँगी, तो ऐसा कहा जाता है कि
वो दासियों के साथ नहीं, काफ़ी सारे सैनिकों को लेकर और पालकियों में बिठाकर वो जाती हैं कहाँ, दिल्ली। और वहाँ से रतन सिंह जी को छुड़ा के लेके आती हैं। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के गढ़ में से रतन सिंह जी को छुड़ा के लेके आती हैं रानी पद्मिनी। उनके भाई और चाचा यानी कि गौरा और बादल दोनों बहादुरी से वहाँ पर युद्ध करते हैं और रतन सिंह जी को छुड़ा कर लेके आते हैं। तो जब ये घटना घटित हुई दिल्ली के अंतर्गत, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो चित्तौड़ के लिए कूच करता है। 1.5 लाख, ऐसे बताते हैं लगभग 1.5 लाख की सेना लेकर आया था और चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो चित्तौड़ पर जब वो आक्रमण करता है तो ये बात होती है आपकी 1303 ईस्वी की। कब की साथियों? 1303 ईस्वी की ये बात होती है। 1303 ईस्वी में वो आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा कहा जाता है कि ये चित्तौड़ का प्रथम साका था। प्रथम साका जो हुआ वो 1303 ईस्वी में हुआ। केसरिया करते हैं आपके रावल रतन सिंह जी और जौहर करती हैं आपकी रानी पद्मिनी जी। रानी जो पद्मिनी जी जो थी ये आपकी करती हैं 16,000 रानियों के साथ में जौहर। कितना? यानी कि राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा अगर कोई शाखा है तो वो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, जिसमें 16,000 रानियों ने एक साथ यानी कि जौहर किया था। कौन से शाखे में? यानी कि चित्तौड़ के प्रथम शाखे के अंतर्गत। रानी पद्मिनी जी जो थी आपकी, मुख्य रूप से ये आपकी श्रीलंका की रहने वाली थी। इनके पिता का नाम था गंधर्वसेन और माताजी का नाम था चंपावती। क्या था साथियों? यानी कि पिताजी का नाम था गंधर्वसेन और माताजी का नाम था आपके चंपावती। चलिए अब देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो सबसे हम पहले बात करते हैं चित्तौड़ का प्रथम शाखा। ये हुआ आपका 1303 ईस्वी में। आक्रमण करता है, आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। केसरिया किया आपके रतन सिंह। जौहर करती हैं आपके रानी पद्मिनी। ये जो आपकी शाखा है, एक पुस्तक लिखी थी आपकी मलिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत पुस्तक है आपकी, पद्मावत। ये लिखी थी आपकी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पंद्रह सौ चालीस ईस्वी में। इसकी जो भाषा है साथियों वो है आपकी अवधी। तो ये मुख्य रूप से ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। यानी कि आपके केसरिया करते हैं रतन सिंह जी, आक्रमण करता है आपका अलाउद्दीन खिलजी और जौहर करती हैं आपकी रानी पद्मिनी जी। और जो पुस्तक है वो है पद्मावत, जो लिखी थी आपकी मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में लिखी थी। और इसकी जो भाषा है वो है आपकी अवधी भाषा। अवधी भाषा में इसको लिखा गया था। किसको? करिए नोट। चलिए,
नेक्स्ट बात करते हैं अपन युद्ध के कारण, यानी कि युद्ध के कारण क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उसकी बात करते हैं अपन युद्ध के कारणों की। युद्ध के कारण सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। और इतिहास की पन्नों से जो मुख्य रूप से बात निकल के आती है वो आती है आपकी रानी पद्मिनी की सुंदरता, पद्मिनी की सुंदरता। ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, यानी कि साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव और रानी पद्मिनी की सुंदरता। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जब चित्तौड़ पर वो कब्जा कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसका नाम बदल कर रखता है वो अपना, उसका एक पुत्र होता है खिज्र खां, उसके नाम पर रखता है चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। क्या रखता है? खिजराबाद। तो नोट डाल के अपन लिख सकते हैं चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है, उसके बाद में उसका नाम बदल कर क्या करता है? खिजराबाद कर देता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद उसका नाम क्या रखा था? तो खिजराबाद रखा था। और खिजराबाद क्यों रखा था? क्योंकि इसके पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां था, तो अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम रख देता है खिजराबाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो खिज्र खां होता है उसको ये आदेश देता है चित्तौड़ में कत्लेआम का। तो ऐसा कहा जाता है कि खिज्र खां ने 30,000 निहत्थे लोगों को 30,000 निहत्थे लोगों को कटवा दिया था, सर कलम करवा दिया था। इतनी बर्बरता के साथ में वहाँ पर चित्तौड़ के अंतर्गत ये क्रूरता की गई थी कि 30,000 निहत्थे लोगों को मार दिया गया था, यानी कि काट दिया गया था। और जो स्त्रियां थीं उनके साथ में बहुत ही बर्बरतापूर्वक निर्दयी तरीके से बदसलूकी की गई थी। तो इतिहास जो है वो ये नहीं है कि हमें किसी चीज़ से गुमराह करे या कुछ हमें गलत चीज़ें बताए, लेकिन ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने बहादुर हुए होंगे, जो अपनी आन बान शान के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने राज्य के लिए उन्होंने इतना अदम्य साहस का परिचय दिया। तो उनमें से ही देखिए 30,000 लोग कट जाते हैं केवल अपने राज्य के लिए। तो खिज्र खां 30,000, लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम करता है, कत्लेआम करता है। चित्तौड़ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, यानी कि 30,000 लोगों का कत्लेआम करता है कौन? खिज्र खां। और आदेश कौन देता है? अलाउद्दीन खिलजी। करिए नोटिस।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो खिज्र खां होता है, यानी कि खिज्र खां गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाता है और एक मकबरे का निर्माण करवाता है। कौन? खिज्र खां। मकबरे में ऐसा कहा जाता है कि जो मकबरा बनवाया था खिज्र खां ने, उस पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है, यानी कि लिखा हुआ है उस पर, ईश्वर की छाया एवं संसार का रक्षक। किसके बारे में कहा गया है ये? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है दोस्तों। यानी कि आप देखिए कि जिसने 30,000 लोगों को कटवाने का आदेश दे दिया हो और चित्तौड़ में 16,000 रानियां जौहर करती हों, उस व्यक्ति को, यानी कि उस मकबरे पर ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है। कितनी मतलब छोटी सोच रही होगी उन लोगों की, और वो अपने आप को ये सब करने के बाद बहादुर समझ रहे होंगे। तो ऐसी उनकी सोच थी। तो देखते हैं, यानी कि खिज्र खां गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाता है। पुल का निर्माण करवाता है। निर्माण करवाता है। सेकंड, खिज्र खां ने मकबरे का निर्माण करवाया। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया ईश्वर की छाया एवं संसार का रक्षक बताया गया है। क्या बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी को? ईश्वर की छाया या संसार का रक्षक। किसमें बताया गया है? जो खिज्र खां ने मकबरा बनाया था उस पर लिखा हुआ है ईश्वर की छाया एवं संसार का रक्षक। करिए नोट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके एक राइटर हुए या लेखक हुए मुसलमान, यानी कि अमीर खुसरो। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने, यानी कि ये जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसमें उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध को देखा, युद्ध में रहते हुए, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक है आपकी खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलाई। इसको लिखा था अमीर खुसरो ने। किसने लिखा था दोस्तों? अमीर खुसरो ने लिखा था। इस पुस्तक से हमें
चित्तौड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो खजाइन उल फतूह या तारीख अलाई पुस्तक है, इससे मिलती है। इसको लिखा था आपके अमीर खुसरो ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पुस्तक से हमें चित्तौड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ये बात भी याद रखनी है, यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो वो है अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह या तारीख अलाई पुस्तक। और जो महत्वपूर्ण बात वो ये कि रावल रतन सिंह अंतिम राजा थे मेवाड़ के जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो रावल रतन सिंह चित्तौड़ के या मेवाड़ के अंतिम राजा थे। जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की थी। यानी कि रावल रतन सिंह अंतिम राजा थे जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की। करिए नोट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रतन सिंह जी के बाद में यानी कि आपके अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। उसके बाद में जो खिजरगांव होता है वो मेवाड़ का जो शासन व्यवस्था है वो आपके दे जाता है बनवीर सोनगरा को, जो कहाँ का होता है? मालदेव का, यानी कि मालदेव का ये बेटा होता है। यानी कि मालदेव का जो बेटा होता है इसको ये शासन दे जाता है। कहाँ का? मेवाड़ का, यानी कि चित्तौड़ का। अब जो हम्बीर होता है वो आपके बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। कौन? हम्बीर। हम्बीर की हम बात करें तो इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, यानी कि इन्होंने एक युद्ध लड़ा था सिंगोली का, यानी कि 1326 ईस्वी में, और ये लड़ा था आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। इसको ये जीत जाते हैं। कौन जीत जाता है इसको? यानी कि हम्बीर इसको जीत जाता है। कौन से युद्ध को? सिंगोली के युद्ध को। कब हुआ था ये? तो 1326 ईस्वी में हुआ था सिंगोली का युद्ध। किसके साथ में हुआ था? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक और हम्बीर के साथ हुआ था ये युद्ध। तो जीता कौन? हम्बीर जीत जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम्बीर इस युद्ध को जीत जाता है तो उसके बाद में इनकी जो इष्ट देवी है बरवड़ी माता, यानी कि इनकी जो इष्ट देवी है बरवड़ी माता, इनका मंदिर बनवाता है। कौन? हम्बीर।
वो कहता है कि जो कुछ भी है मेरे पास में वो सारा का सारा किसकी देन है, हमारी इष्ट देवी की देन है। और कौन सी माता का, यानी कि बरवड़ी माता का वो मंदिर बनवाता है। वो कहता है कि भाई जो कुछ भी है मेरे पास, जितना भी राजपाट या जो भी मैं जीता हूँ, वो सब कुछ किसकी कृपा से है, तो हमारी इष्ट देवी यानी कि बरवड़ी माता की कृपा से है। तो वो इनके मंदिर का निर्माण करवाता है। तो नेक्स्ट इनकी बात करें कुलदेवी की, तो गोहिल वंश की जो कुलदेवी हैं वो हैं आपकी बाण माता। ये जो जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में ये लाइनें पूछी गई हैं और ये एग्जाम में यहीं से आता है, बाकी का और कुछ भी नहीं आता। यानी कि ये प्रत्येक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा की उपाधि मैंने आपको बताया कि रावल रतन सिंह अंतिम राजा थे मेवाड़ के जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में रावल की उपाधि किसने धारण नहीं की, उसके बाद में यहाँ से राणा शाखा का प्रारंभ होता है और ये राणा की उपाधि धारण करते हैं कौन, हम्बीर। तो बात करें कुलदेवी की, तो कुलदेवी हो जाएंगी आपकी बाण माता। और इनको कुंभलगढ़ प्रशस्ति, यानी कि कुंभलगढ़ के अंतर्गत जो प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत जो लिखी गई थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उस प्रशस्ति के अंतर्गत दोस्तों यानी कि हम्बीर को क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। यानी कि विषम यानी कि कठिन, घाटी मतलब युद्ध, और पंचानन मतलब सिंह, यानी कि कठिन परिस्थितियों में सिंह के समान किसको बताया गया है, तो हम्बीर को बताया गया है। प्रश्न बनता है कि विषम घाटी पंचानन हम्बीर को किस प्रशस्ति में बताया गया है, तो आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत हम्बीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। किसमें बताया गया है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत। फिर है आपकी एक पुस्तक जो लिखी थी राणा कुंभा ने, रसिक प्रिया। कौन सी दोस्तों, रसिक प्रिया। इस पुस्तक के अंतर्गत हम्बीर देव को यानी कि हम्बीर को बताया गया है वीर राजा, यानी कि वीर राजा किस पुस्तक में बताया गया है, तो रसिक प्रिया में। और रसिक प्रिया किसकी पुस्तक है, तो आपके राणा कुंभा की पुस्तक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यानी कि बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करता है हम्बीर, इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन कहा गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत। इष्ट देवी हैं इनकी बरवड़ी माता हैं, और कुलदेवी जो हैं वो हैं आपकी बाण माता। और रसिक प्रिया में इनको वीर राजा कहा गया है। सिंगोली का युद्ध किया था इन्होंने 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में, और वो उस युद्ध को जीता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हम्बीर के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं राणा लाखा या लक्ष्य सिंह जी की। यानी कि राणा लाखा की हम बात करते हैं, इनकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि जैसे ये राजा बने तो इनके समय निकली चांदी की खान। यानी कि जावर एक स्थान है, यानी कि जावर नामक स्थान पर चांदी की खाल निकल आती है। क्या निकल आती है, चांदी की खान, यानी कि वहाँ से बहुत सारी चांदी मिलती है इनको। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो राणा लाखा के समय प्रश्न बनता है कि राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, तो बंजारे ने। यानी कि जो व्यापारी हुआ करते थे, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जाते हैं, उनमें से किसी एक ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। किस चीज़ का, यानी कि एक गांव था पिछोली गांव में पिछोला झील का निर्माण करवाया किसने, बंजारे ने। और इस झील के किनारे यानी इस झील के तट पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किसका चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। प्रश्न बनता है यहाँ से कि किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा पिछोला झील। कौन सा, पिछोला झील, यानी कि पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मारवाड़ चूड़ा की बेटी, यानी कि मारवाड़ के चूड़ा की बेटी हंसाबाई का विवाह। यानी कि छोटी सी कहानी है, इसके शॉर्ट में ही बताता हूँ मैं आपको कि होता ऐसा है कि मारवाड़ के राजा होते हैं आपके चूड़ा, उनकी बेटी होती है हंसाबाई। तो वो प्रस्ताव भेजते हैं मेवाड़ में, यानी कि जो राणा लाखा होते हैं लक्ष्य सिंह जी, इनके पुत्र का नाम भी चूड़ा ही था। क्या था, चूड़ा ही इनके पुत्र का नाम था। तो जो संबंध भेजते हैं, यानी कि उस समय क्या होता था कि नारियल देकर संबंध तय किए जाते थे।
अपनी अपनी विधि विधान थे। तो क्या होता है कि जो संबंध आता है मारवाड़ की तरफ से वो आता है आपके चूड़ा के लिए, जो राणा लाखा के पुत्र थे। अब होता यह है कि दरबार लगा हुआ था और पंडित जी प्रवेश करते हैं, तो राणा लाखा भी बैठे हुए थे। तो पंडित जी बोलते हैं कि हम मारवाड़ से आए हैं और संबंध के लिए। तो ये बात सुनकर राणा लाखा अट्टहास करते हैं, यानी कि हंसते हैं जोर जोर से और बोलते हैं कि मेरी इतनी उम्र होने के बावजूद भी आज भी मेरे लिए संबंध आ रहे हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब इस चीज का जब दरबार में उन्होंने अपना बयान दिया कि भाई मेरे लिए संबंध आया है, तो फिर उनकी बात काटना तो बहुत मुश्किल था। तो पंडित जी वापस जाते हैं, और वापस जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो गलत काम हो गया, और हम गए थे चूड़ा के लिए संबंध लेके, और उनके तो पिताजी जो राणा लाखा हैं उन्होंने बोला कि मेरे लिए संबंध आया है। अब वो विरोध नहीं कर सकते थे, अब यहाँ पंडित जी फंस गए। तो वो जाते हैं वापस और बताते हैं कि ये कंडीशन हो गई है। तो चूड़ा कहते हैं मारवाड़ वाले कि भाई देखो संबंध तो होगा ही होगा, करना ही है, लेकिन अगर ऐसी है तो बातचीत कर लेते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। तो होता ये है कि फिर बाद में राणा लाखा के साथ में संबंध तय होता है, और कुछ जो शर्तें थीं वो मनवाई जाती हैं, और वो शर्तें मानता है, यानी कि चूड़ा जो होता है यानी कि राणा लाखा का पुत्र, वो कहता है कि मेरे पिता की जो इच्छा है वो पूरी की जाए और हंसाबाई का विवाह मेरे पिता के साथ में किया जाए। लेकिन जो मारवाड़ का जो राजा होता है चूड़ा, वो कहता है कि विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं कि जो हंसाबाई है उसकी जो आने वाली संतान होगी वही मेवाड़ की राजा होगी, यानी कि मेवाड़ पर राज अगर किसी का होगा तो वो किसका होगा, हंसाबाई के पुत्र का होगा। तो चूड़ा कहता है कि मैं मंजूरी देता हूँ और मैं आजीवन कभी भी मेवाड़ पर शासन नहीं करूँगा और मैं राजा नहीं बनूंगा। तो मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है चूड़ा को। किसको? चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। जब ये प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा और हंसाबाई की ही संतान नेक्स्ट राजा बनेगी, तो उसको फिर कई अधिकार दिए जाते हैं, विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि मेवाड़ की सबसे बड़ी जो आपकी ठिकाना था सलूम्बर का, वो दिया जाता है किसको? चूड़ा को। और ये कहा जाता है कि चूड़ा को सलूम्बर का ठिकाना दिया जाएगा, 4 ठिकाने और दिए जाएंगे। उसके बाद यानी कि अगर मेवाड़ के अंतर्गत अगर राजा नहीं है तो दूसरा साइन अगर कोई करेगा और सहमति अगर देगा तो वो कौन करेगा? सलूम्बर का जो सामंत होगा वो करेगा। उसके बाद में इनको यानी कि चूड़ा को 4 ठिकाने, यानी कि प्रथम मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 4 चूड़ा को दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 4 दिए गए थे, जो बड़े बड़े थे। और जो हरावल की अग्रिम जो टुकड़ी होती थी यानी सेनापतियों की जो युद्ध के लिए जाती थी, उसमें भी प्रथम स्थान किसको दिया? सलूम्बर के सामंतों को दिया। तो ये विशेष बातें हैं राणा लाखा के बारे में। तो जावर में चांद की खान निकलती है किसके समय? राणा लाखा के समय। बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया पिछोली गांव में, और जिसके किनारे क्या स्थित है? आपके नटनी का चबूतरा स्थित है। ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो मारवाड़ के चूड़ा की बेटी हंसाबाई का विवाह किसके साथ में होता है? लाखा के साथ में। चूड़ा यानी कि ये कौन था आपके? यानी कि ये लाखा का पुत्र, लाखा का पुत्र कौन? चूड़ा। यानी कि मेवाड़ का भीष्म, जैसे कि महाभारत में भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं, वैसे ही चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली थी आजीवन विवाह न करने की। मेवाड़ के 16 प्रथम ठिकानों में से 4 चूड़ा को दे दिए गए। हरावल, यानी कि हरावल कहते थे जो सेना की आगे वाली टुकड़ी होती थी उसको कहते थे हरावल, और पीछे वाली टुकड़ी को कहते थे चंदावल। तो ये पीछे वाली टुकड़ी होती थी, जो कि जब युद्ध होता था तो युद्ध में जब जाते थे तो पहली जो अग्रिम जो ये जिसको बोलते हैं टुकड़ी, उसको बोलते थे हरावल और इसको बोलते थे चंदावल। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया गया है कई बार कि हरावल और चंदावल क्या हैं? तो ये सेना की आगे पीछे की टुकड़ियां हैं सेना की। चलिए, यानी कि हरावल कहते हैं सेना की अग्रिम टुकड़ी को और चंदावल कहते हैं सेना की पीछे की टुकड़ी को। अब हम बात करें
नेक्स्ट, तो जो राणा लाखा का जो और हंसाबाई का जो पुत्र होता है वो होता है आपके मोकल, यानी कि मेवाड़ का अगला राजा कौन बनता है, मोकल को बनाया जाता है। मोकल यानी कि राजा बनता है, और संरक्षक बनता है आपके चूड़ा। कौन बनता है संरक्षक, चूड़ा बनता है। तो मोकल जो है आपकी बात करें, मोकल की, मोकल अगला राजा बनता है। मोकल की बात करें तो पिता थे राणा लाखा और माता थी आपकी हंसाबाई। संरक्षक संरक्षक की भूमिका निभाते हैं आपके चूंडा, जिनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये आपके एक लिंग के, एक लिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाते हैं। एक लिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाते हैं, निर्माण निर्माण करवाते हैं। कौन, मोकल ने। परकोटे का निर्माण किसने करवाया, यानी कि मोकल ने। समुद्र से जो मंदिर बना हुआ है चित्तौड़ के अंतर्गत, उसका भी पुनर्निर्माण करवाते हैं ये। और इनकी हत्या करते हैं, यानी कि मोकल की हत्या, मोकल की हत्या ये करते हैं आपके चाचा मेरा, चाचा मेरा और पवार, महपा पवार, ये करते हैं आपकी राजसमंद, जीलवाड़ा राजसमंद में, जीलवाड़ा राजसमंद। यानी कि चाचा मेरा और महपा पवार ये क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं मोकल की। कहाँ पर, जीलवाड़ा राजसमंद के अंदर। यानी कि एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया है इन्होंने, और जो चित्तौड़ में समेतेश्वर मंदिर बना हुआ है उसका भी पुनर्निर्माण करवाते हैं। कौन, आपके मोकल। यानी कि संरक्षक की भूमिका निभाते हैं चूड़ा, माता हंसाबाई और पिता आपके राणा लाखा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं राणा कुंभा की। राणा कुंभा की हम बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा वो 1433 से 1468 ईस्वी में रहा। और राणा कुंभा के जो पिता थे यानी कि मोकल, यानी कि मोकल राणा कुंभा के पिता थे और मोकल के पिता थे राणा लाखा। तो यहाँ पर जो इनकी माता होती हैं वो होती हैं आपकी सौभाग्यवती परमार, और संरक्षक की भूमिका निभाते हैं आपके रणमल जी। कौन, रणमल जी। ये रणमल जी वो है जो हंसाबाई के भाई थे। ये हंसाबाई जो थी आपकी मारवाड़ की, जिसके साथ में राणा लाखा का ब्याह की शादी हुई थी, उनके भाई होते हैं कौन, ये रणमल। अब ये किसकी संरक्षण कर रहे हैं, मोकल का, यानी कि मेवाड़ के अंतर्गत मोकल का संरक्षण कर रहे हैं कौन, यानी कि रणमल। अब आ जाते हैं आपके राणा कुंभा। अब राणा कुंभा का भी संरक्षण कौन कर रहे हैं, ये रणमल कर रहे हैं। अब रणमल जो होता है वो चूड़ा, यानी कि मेवाड़ का भीष्म जिन्हें कहा जाता है, यानी कि राघव देव की हत्या कर देते हैं। यानी कि मोकल के जो चाचा, एक तरीके से रिश्ते में बात करें तो चाचा ही लगे, तो राघव देव की हत्या कर देते हैं। कौन, रणमल करवा देता है। फिर रणमल की हत्या इसकी जो प्रेमिका होती है आपकी भारमली, वो करवाती है। यानी कि हंसाबाई जो होती हैं उनको पता लग जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि इसने मेरे मतलब इसने राघव देव को मरवा दिया। तो जो चूड़ा जो होते हैं, जो सलूम्बर के सामंत, उनको संदेशा भिजवाया जाता है कि मेवाड़ की स्थिति खराब हो रही है और आप यहाँ पर आइए, और जो रणवल की जो कंडीशन है
स्थिति है वो हमको कुछ खास सही नहीं लग रही है, तो आपको आना पड़ेगा और हमारी रक्षा के लिए। तो चूड़ा फिर वापस आते हैं, चूड़ा वापस आते हैं, उनको बताया जाता है कि ये कंडीशन है और रणमल जो है उसने आपके भाई को मार दिया और अब चित्तौड़ पर कब्जा करना चाहता है, ऐसी मंशा हमको दिखाई दे रही है। तो उसके बाद में जो इसकी प्रेमिका होती है वो इसके राज को खोलती है, वो कहती है कि रणमल जो है वो चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता है और ऐसे ऐसे। तो फिर हंसाबाई चूड़ा को बुलाकर रणमल की हत्या करवाती है, यानी कि रणमल को मरवाती है। तो यानी कि किसकी सहायता से मरवाती है, तो बारमली की सहायता से, यानी कि इसकी प्रेमिका से ही इसकी हत्या करवाती है। फिर उसके बाद में जो रणमल का जो पुत्र होता है वो होता है आपके जोधा, यानी कि उस समय ये भी आपके मेवाड़ में आया हुआ होता है, मान कि पापा जी रह रहे हैं वहाँ पर, तो हम भी चलते हैं, हम भी कुछ दिन मजे करते हैं। तो जोधा भागता है, यानी कि जोधा जान बचाकर भागता है, कहाँ से, मेवाड़ से, और पहुंच जाता है कहाँ, जोधपुर पहुंच जाता है, ठीक है, मेहरानगढ़। तो आमल वामल की संधि होती है आपकी 1453 ईस्वी में जोधा में और कुंभा में। कुंभा आपके यानी कि किले पर अधिकार कर लेता है, कहाँ, जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे हम बात करें तो जो आमल वामल की संधि होती है उसमें कुछ शर्तें होती हैं, शर्तें निर्धारित की जाती हैं कि भाई ठीक है तू मेरी बुआ का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन अब इस बार गलती कर दी है, अगली बार से याद रखना। तो शर्तें क्या थी कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा सोजत पाली होगी, यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा मानी जाएगी आपकी वो कौन सी मानी जाएगी, सोजत पाली तक मानी जाएगी, यानी कि ना तो तू इधर से उधर आएगा और ना हम उधर से इधर जाएंगे। फिर उसके बाद में जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया, जो मंडोर का जो किला था यानी कि वो वापस दे दिया गया, किसको, जोधा को। रायमल की शादी जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर से होगी, यानी कि जो आपके राणा कुंभा का पुत्र था रायमल, उसकी शादी किससे की जाएगी, श्रृंगार कंवर से की जाएगी, जो किसकी पुत्री है आपके, राव जोधा की, जोधा की पुत्री से की जाएगी। फिर होता है आपके सारंगपुर का युद्ध, ये होता है आपके 1437 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है, यानी कि कुंभा महमूद खिलजी, कुंभा महमूद खिलजी जो कि मालवा का सुल्तान होता है। कारण क्या था कि मोकल के जो हत्यारे थे, यानी कि कुंभा का जो पिता था मोकल, उसके जो हत्यारे थे, यानी कि जिन्होंने हत्या की थी, उनको ये शरण दे देता है, कौन, महमूद खिलजी, माने कि मेरे बाप को इन्होंने अगर मारा है तो मैं चुन चुन के मारूंगा। फिर ये वहां पर आक्रमण करता है और जीत जाता है। कुंभा ने जीत की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाता है, यानी कि प्रश्न जो बनेगा वो ये ऐसे बनेगा कि यानी कि किस युद्ध की जीतने की खुशी में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, तो सारंगपुर के युद्ध को जीतने की खुशी में किसका निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। दूसरी बात यह है कि मुगल के जो हत्यारे थे, यानी कि चाचा मेरा और महपा पवार, उनको शरण किसने दी थी, तो महमूद खिलजी ने, जो कहाँ का सुल्तान था आपके, मालवा का सुल्तान था। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद होती है आपकी चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। कब होती है, 1456 ईस्वी में। अब ये संधि कौन कौन करते हैं, महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात, और उद्देश्य क्या था, कुंभा को हराना। यानी कि अभी मैंने बताया कि सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को हरा देता है, इधर ये कुतुबुद्दीन शाह, इसको भी बहुत मारा था कुंभा ने, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। इस संधि को क्या कहा जाता है, चंपानेर की संधि। और कब की थी, 1456 ईस्वी में। और उद्देश्य क्या था, तो कुंभा को हराना, भाई कि हम दोनों को बहुत मारा है इसने, अब हम मिलकर दोनों इसको हराते हैं। तो इस उद्देश्य से ये कुंभा से युद्ध करते हैं। फिर उसके बाद में होता है बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में। कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया, यानी कि कुंभा ने कहा कि भाई तू अकेला आ जा या अपने किसी जानकार को ले आ, यानी कि तू कितनों को भी ले आ, जितनों को लेके आएगा मैं उतनी बार मारूंगा। तो ये एटीट्यूड था कुंभा का। तो ये दोनों की मालवा और गुजरात की जो सेना होती है दोनों को संयुक्त रूप से हरा देता है इस युद्ध में। और सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया। यानी कि क्या होता है, जितने भी मुसलमान हुए विश्वासघाती तो थे ही, यानी कि आगे से वार तो करते ही नहीं है, पीछे से ही करते हैं हमेशा।
चाहे वो आज का समय हो चाहे वो उस समय की बात हो। तो क्या है कि ये सिरोही के जो सहसमल देवड़ा है, इसको भी कुंभा ने मारा था एक बार। इसने बोला माने कि ये अलग अलग भाग रहा था ग्रुप में से, माने ग्रुप में से तू कैसे अलग हो जाएगा, तू भाई मेवाड़ के हिस्से में आता है तो तू मिल के साथ में चलना, तू अलग अलग कैसे चला जा रहा है। तो सहसमल देवड़ा से ये मिलते हैं तो इसको भी साथ में, इनके साथ ही ये खूब मारता है। फिर नागौर के फिरोज खां के पुत्र मुजाहिद खां को हराया और शम्स खां की सहायता की। यानी कि फिरोज खां का जो पुत्र था नागौर का, मुजाहिद खां, उसको हराता है, सहसमल देवड़ा को हराता है और मालवार गुजरात की सेना को हराता है। यानी कि इन चारों को हराने के बाद और फिर वो शम्स खां की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? शम्स खां की सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब राणा की, मतलब कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तो देखिए, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने राजस्थान के जो प्रमुख 84 दुर्ग हैं, उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा ने करवाया था। अब बताओ, 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इनको राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक। किसे कहा जाता है? तो राणा कुंभा को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्होंने विजय स्तंभ, बसंतगढ़ का बसंतगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, मचान दुर्ग, अचलगढ़, भोमट भोमट दुर्ग, कई दुर्गों का निर्माण करवाया। आगे हम बात करें साहित्य की, तो कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, वह बीड़ा बजाता था। यानी कि ये योद्धा ही नहीं था, योद्धा होने के साथ साथ ये अच्छा विद्वान भी था, संगीतज्ञ भी था। तो काफ़ी सारी इनके अंदर खूबियाँ थी और जो कि इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। प्रश्न बनता है कि कुंभा किस वाद्य यंत्र को बजाता था? प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा कि कुंभा किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो कुंभा वीणा बजाता था। ये बात याद रखनी है। क्या बजाता था? वीणा बजाता था। बात करें संगीत गुरु की, तो इनके जो संगीत गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे सारंगधर सारंग सारंगधर व्यास। सारंगधर व्यास, ये इनके क्या थे? संगीत गुरु थे। तो प्रश्न पूछ लेता है कि कुंभा के संगीत गुरु का क्या नाम है? तो आपके सारंगधर व्यास हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, कुंभा के द्वारा जो कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई जो हर बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है, पहली है सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, कामराज, रतिसार। ये आपकी 5 पुस्तकें हैं जो कुंभा ने लिखी थी और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से सभी के लिए। यानी कि सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज और कामराज रतिसार। फिर कुछ टीकाएं लिखी जैसे कि जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया, गीत गोविंद गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी। सारंगधर की संगीत सार, संगीत रत्नाकर। बाण भट्ट का चंडी शतक। दरबारी विद्वान थे काना व्यास, जिन्होंने लिखी थी पुस्तक एकलिंग महात्म्य पुस्तक। कौन सी पुस्तक लिखी थी? काना व्यास ने एकलिंग महात्म्य। पूछ लेता है मिलान वाले प्रश्न में ये दे देता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, तो वहाँ पर ये प्रश्न ये आपको एकलिंग महात्म्य पुस्तक जो है ये आपको देखने को मिलती होगी और मिलती है ज़्यादातर। तो ठीक है, तो ये पुस्तक है जो लिखी थी किसने? काना व्यास ने लिखी थी। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी थी इन्होंने, किसने? राणा कुंभा ने। तो मैंने बताया था जब मैं हम्बीर पढ़ा रहा था, जब मैंने स्टार्ट की थी क्लास, तो रसिक प्रिया में हम्बीर को क्या बताया गया है? वीर राजा। क्या बताया गया है? वीर राजा बताया गया है। तो ये वही वाली रसिक प्रिया है। चलिए
बात कर रहे हैं दरबारी विद्वान की, तो काणा व्यास ने लिखी एकलिंग महात्म्य पुस्तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेहाजी ने लिखी आपकी तीर्थमाला, यानी कि कान्हा व्यास, मेहाजी, मंडन, नाथा, गोविंद, रमाबाई, हीरानंद मुनि, सोमदेव सूरी और जयशेखर और तिला भट्ट तिला भट्ट, सोम सुंदर सूरी, भुवन कीर्ति की बेटी यानी कि उपाधि बागीश्वरी, कुंभा की बेटी, यानी कि कुंभा की जो बेटी थी उसकी उपाधि क्या थी? बागीश्वरी। क्या कहा जाता है उसको? बागीश्वरी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, यानी कि राणा कुंभा के जो दरबारी विद्वान थे, पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कुंभा का दरबारी विद्वान नहीं है, तो आपके मेहाजी, मंडन, यानी कि मेहाजी ने लिखी आपकी तीर्थमाला, और जो मंडन था वो वास्तुकार था, यानी कि वास्तुकार था किसका? कुंभा का वास्तुकार था। इसने जो पुस्तकें लिखी, रूप मंडन, को दंड मंडन, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण, ये इसकी पुस्तकें हैं। ये क्या है? सारी इसकी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं। यानी कुंभा का जो वास्तुकार था वो कौन था? मंडन था। बात करें नाथा की, तो मंडन का ये भाई था जिसने लिखी थी पुस्तक वास्तु मंजरी, पुस्तक वास्तु मंजरी। अगली बात करते हैं गोविंद की, तो ये मंडन का बेटा था जिसने लिखी कलानिधि, द्वारदीपिका, सार समुच्चय। क्या है ये? पुस्तकें। आगे बात करें रमाबाई, ये थी कुंभा की बेटी। रमाबाई कौन थी? कुंभा की बेटी थी। ये भी इनके दरबार में रहती थी और विद्वान थी, कुंभा की बेटी। उपाधि बागीश्वरी, यानी कि कुंभा की बेटी को कौन सी उपाधि दी गई थी? बागीश्वरी की उपाधि दी गई थी। हीरानंद मुनि, इन्होंने ये क्या थे? कुंभा के गुरु थे, कुंभा के गुरु। यानी कि संगीत गुरु कौन थे? आपके सारंगधर। और ये कौन है आपके? हीरानंद मुनि, ये भी गुरु हैं। नेक्स्ट है आपके सोमदेव सूरी, जयशेखर, तिला भट्ट, ये सभी क्या थे? कुंभा के दरबारी विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पर राणा कुंभा की उपाधियां, यानी कि राणा कुंभा को क्या कहकर संबोधित किया गया इतिहास के अंतर्गत। तो देखिए, इनको कहा जाता है हिंदू सुल्तान। क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान इनको कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, राणा रासो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राणा रासो कहा जाता है। और हाल गुरु की उपाधि दी गई, चाप गुरु की उपाधि दी गई, परम भागवत कहा जाता है और आदि वराह कहा जाता है। किनको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी सारी उपाधियां किसको दी गई? कुंभा को दी गई। कौन कौन सी दी गई बताओ? हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत, आदि वराह। ये सारी उपाधियां किसको दी गई? कुंभा को दी गई। तो ये बात भी आपको याद रखनी है मुख्य रूप से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन रायमल की, यानी कि इन्होंने एक लिंग मंदिर को वर्तमान रूप दिया, जो आज हमें देखने को मिलता है कैलाशपुरी के अंतर्गत जो एक लिंग जी का मंदिर बना हुआ है। यानी कि जो बनवाया था शुरुआत में किसने? बापा रावल ने। ये वही एक लिंग मंदिर है। इसका जो वर्तमान रूप दिया वो दिया आपके रायमल ने। किसने दिया? रायमल ने इसको वर्तमान रूप दिया। इनकी यानी कि माता श्रृंगार कंवर ने घोसुंडी चित्तौड़ में बावड़ी बनवाई। कहाँ पर? यानी घोसुंडी एक स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, वहाँ पर बावड़ी बनवाई। किसने? माता श्रृंगार कंवर ने। किसकी माता ने? यानी कि रायमल की माता ने। उस घोसुंडी अभिलेख के अंतर्गत, यानी कि ये जो अभिलेख है आपका 2री शताब्दी का अभिलेख है। किसका है? 2री शताब्दी का अभिलेख है, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे? वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें लिखा गया है कि गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, जिसमें पृथ्वीराज इसका बेटा सोलंकियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। पृथ्वीराज को उन्ना राजकुमार कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। प्रश्न जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा यहाँ से कि उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है? तो पृथ्वीराज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज को कहा जाता है। पृथ्वीराज की जो 12 खम्भों की छतरी है वो बनी हुई है आपके कुंभलगढ़ में। कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ में। तो प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि पृथ्वीराज की 12 खम्भों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो आपकी कुंभलगढ़ हो जाएगा। उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है? तो पृथ्वीराज को कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो गोसुंडी अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों? गोसुंडी अभिलेख से मिलती है। माता श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में एक बावड़ी बनवाई थी। किसने बनवाई थी? श्रृंगार कंवर ने। और एकलिंग मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो आपके रायमल ने एकलिंग मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। ये बातें याद रखनी है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। और इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।